हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स में भूगोल विषय से यानी ज्योग्राफी विषय से किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है, उन प्रश्नों पर हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा, भूगोल के विगत वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि किस सेगमेंट में शामिल है तो ध्यान रखिएगा, यह सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र 2 जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है। इस प्रश्न पत्र में भूगोल विषय के अंतर्गत शामिल है, यह खंड शामिल है। इससे जो प्रश्न पूछे गए हम उन्हें देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है जिसमें आपको एक तरफ जो भी स्थिति है हमारी पृथ्वी की और वह किस डेट को होती है यह उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आपके सामने है। एक नंबर 1 पर है उत्तर अयनांत जिसके सामने 21 जून लिखा है, दक्षिण अयनांत जिसके सामने 22 नवंबर लिखा है, तीसरा है विषुव जिसके सामने 21 मार्च लिखा है। आपको यह बताना है कि ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा से सही सुमेलित है और है। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी जिसमें क्रमशः ए में है केवल 1 और 3, बी ऑप्शन में है केवल 2, सी ऑप्शन में है केवल 2 और 3 और डी ऑप्शन में है केवल 1, 2 और 3। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए जब हम इस प्रश्न के बारे में यहाँ सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न के बारे में जब भी पूछा जाए, चाहे शीत अयनांत हो, ग्रीष्म अयनांत हो, उत्तर अयनांत हो या फिर दक्षिण अयनांत हो या इक्विनॉक्स की स्थिति हो यानी विषुव की स्थिति हो, इसे हम इक्विनॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जब इसकी स्थिति हो, इन सभी की स्थितियों को हम कैसे अध्ययन करते हैं? सभी की जो स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियां दरअसल पृथ्वी की स्थितियां हैं, पृथ्वी की परिक्रमण की स्थितियां हैं। ध्यान रखें, परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करती है, उस परिक्रमा और परिभ्रमण जो पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है, इसी के फलीभूत होने से जिस जिस प्रकार की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, वही दरअसल ये सारी स्थितियां हैं। आइए इसे देखते हैं कैसे। इससे पहले भी हमने पृथ्वी की इन स्थितियों के बारे में चर्चा किया है और ये सारी स्थितियां हमने इससे पहले भी देखी हैं, पढ़ी हैं, इनका अध्ययन हमने किया है। ठीक है, तो यदि हम पृथ्वी की इन स्थितियों के बारे में देखें, इससे पहले भी चूंकि देखा है हमने, और हम सभी जानते हैं क्या कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी के संदर्भ में ही, और बीच में है सन यानी सूरज जिसकी परिक्रमा पृथ्वी करती है। सूरज से निकलने वाली किरणों की यदि हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से निकलेंगी, जो पृथ्वी के विभिन्न हिस्से में अलग अलग तरीके से पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो लोकेशन है, पृथ्वी की जो स्थिति है, वह भी अलग अलग है। ठीक, मान लीजिए चूंकि ये नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है, यह भी नॉर्थ पोल है। आप चूंकि झुकी हुई है इसलिए यहाँ पर पहुंच जाएगा, यह साउथ यहाँ पर आ जाएगा, यह नॉर्थ, यह साउथ, यहाँ पर है नॉर्थ, यह साउथ। देखिए, अगर हम पृथ्वी की इन स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट किस तरीके से और कहां पड़ रही है, इसके आधार पर ही कौन सा अयनांत होगा यह डिसाइड होता है। ठीक है, 21 जून की स्थिति की यदि हम बात करें, 21 जून की यह स्थिति है, इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है वह थोड़ी सा झुका होता है किसकी तरफ, सन की तरफ, सूर्य की तरफ। तो सूर्य की जो किरणें हैं ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ती हैं, यानी कर्क रेखा के आसपास इसकी जो स्थितियां हैं, यहां पर यह देखा गया, यहां अधिक गर्मी होती है, ग्रीष्म स्थिति है। ग्रीष्म ऋतु के आधार पर इसी गर्मी के आधार पर यह देखा गया कि जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है या उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर गर्मी की स्थिति पैदा हो जाती है, और जो साउथ पोल थोड़ा सा इस तरफ सरक गया है यहाँ, क्योंकि नॉर्थ पोल ज्यादा झुका हुआ है तो साउथ पोल थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर शीत स्थिति बनी है, या शीत आप कह सकते हैं कि जो शीत ऋतु है वह स्थिति है कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब यहां पर बात क्या है कि इस पूरे अयनांत को, यह जो अयनांत हमने देखा यह क्या है, क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसे
किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह उत्तर अयनांत के नाम से जाना जाता है, उत्तर अयनांत, क्योंकि प्रश्न में उत्तर अयनांत ही पूछा गया है, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ गोलार्ध है या जो नॉर्थ पोल है उस वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु होगी, साउथ पोल वाले क्षेत्र में शीत ऋतु होगी। और यह कब होता है? 21 जून को, ये आपको ध्यान रखना है। 21 जून को जो ये स्थिति है, इसे हम, या इस पूरी स्थिति को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। और फिर पृथ्वी आगे बढ़ती जाती है, ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य की किरणें सीधे कहां पर पड़ती है? पृथ्वी की विषुवत रेखा पर। मान लीजिए यहां पर सन है और ठीक उसके सामने यहां पृथ्वी है। ऐसे में जो सन की किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर पड़ रही हैं, लेकिन पृथ्वी का नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, साउथ पोल नीचे की तरफ है, तो जो किरणें पड़ती हैं वह पृथ्वी की विषुवत रेखा पर, मान लीजिए यह पृथ्वी है तो विषुवत रेखा पर डायरेक्ट 0 डिग्री अक्षांश के आसपास पड़ती हैं। इस वजह से इस स्थिति को विषुव कहते हैं या इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक, अब यह स्थिति कब होती है? यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने यहां पढ़ा 21 जून, तो यह स्थिति होती है 23 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है, 23 सितंबर या 23 सितंबर विषुव की स्थिति। ठीक ठीक, फिर पृथ्वी आगे की ओर बढ़ती है और ऐसी स्थिति आती है जब साउथ पोल सन के ज्यादा करीब हो जाता है या सूर्य की किरणों के ज्यादा करीब हो जाता है, नॉर्थ पोल थोड़ा सा उस तरफ चला जाता है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। तो ध्यान रखें, जहां पर नॉर्थ पोल गया वहां पर क्या हो गई? शीत ऋतु हो गई। और चूंकि सन के ज्यादा नजदीक और डायरेक्ट कहां पर आ गया? मकर रेखा के आसपास और साउथ पोल के आसपास, इस वजह से इस वाली लोकेशन में क्या हो गई? ग्रीष्म ऋतु। और यह कहलाता है दक्षिण अयनांत। क्या कहलाता है? दक्षिण अयनांत। यह स्थिति कहलाती है दक्षिण अयनांत की स्थिति। और दक्षिण अयनांत की स्थिति कब होती है? 22 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर को। ठीक, फिर ऐसे ही पृथ्वी और आगे की तरफ बढ़ती है और फिर एक स्थिति आती है जिसे फिर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स यानी विषुव की स्थिति। और इस स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है? यह स्थिति आती है 21 मार्च के आसपास। 21 मार्च इसका स्पेसिफिक डे है, आपको ध्यान रखना है। इसमें भी क्या होता है? यहाँ पर सन है और पृथ्वी इस तरफ है। सन की डायरेक्ट किरणें कहाँ पड़ती हैं? पृथ्वी की विषुवत रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर। तो यहाँ पर भी जो स्थिति है उसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल में किरणें नहीं पड़ती, विषुव की वाली स्थिति पर या कह सकते हैं विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए इसे विषुव की स्थिति कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब 23 सितंबर वाली स्थिति हो, क्योंकि 21 जून के बाद क्या प्रक्रिया होगी? आगे घटित होगी 23 सितंबर वाली प्रक्रिया घटित होगी। इसमें जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर शरद ऋतु होगी और जो साउथ पोल है यहाँ बसंत ऋतु। और ठीक इसका ऑपोजिट होता है कब? 21 मार्च में, जब पृथ्वी वापस से घूमकर दूसरे डायरेक्शन की तरफ पहुंचती है, लेकिन विषुव की ही स्थिति होती है। वहां पर जिसका साउथ पोल है वहां शरद ऋतु होगी और नॉर्थ पोल पर बसंत ऋतु। तो इस तरीके से जो पृथ्वी की अपनी परिक्रमण और परिभ्रमण गति है ये निर्धारित करती है कि कौन कौन सी ऋतुएं पृथ्वी पर होंगी। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं हमारे प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न में उत्तर और दक्षिण अयनांत के बारे में पूछा गया है। देखते हैं, देखिए उत्तर अयनांत में हमने क्या देखा? 21 जून की स्थिति है, यानी पहला सुमेलन क्या है? सही है। दक्षिण अयनांत में देखिए कौन सी स्थिति है? दक्षिण अयनांत यानी यहाँ 22 दिसंबर की स्थिति है। देखते हैं प्रश्न में 22 नवंबर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत, ये सुमेलन सही नहीं है। ठीक है, विषुव यानी इक्विनॉक्स की स्थिति की बात करें तो देखिए इक्विनॉक्स कहां पर है? एक तो 23 सितंबर में और दूसरा 21 मार्च में। देखते हैं प्रश्न में क्या है? 21 मार्च, यानी यह सुमेलन भी सही है। तो 1 और 3 सुमेलन सही है। इस तरीके से प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3, जबकि दूसरा सुमेलन सही नहीं है, क्योंकि दक्षिण अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को समझने की कोशिश की, विस्तार से जानने की कोशिश की कि ये घटनाएं कब और कैसे घटित होती है। ठीक है, अब एक और बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो उत्तर अयनांत वाली स्थिति है इसे हम ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। ठीक है,
और जो दक्षिण अयनांत वाली स्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है ये सारी चीजें पूछी जा सके। तो जो 22 दिसंबर वाली स्थिति है इसे हम शीत अयनांत भी कहते हैं, शीत अयनांत। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि हो सकता है आगे कोई प्रश्न ऐसा फ्रेम किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? हमारे पास ऑप्शन है 1:40 अपराह्न, 1:40 पूर्वाह्न, 11:20 अपराह्न या 10:20 पूर्वाह्न। यह प्रश्न टेट 2021 में पूछा गया है। अगर हम बात करें अब ग्रीनविच लाइन के बारे में तो हमने इससे पहले भी खूब डिस्कस किया है इसके बारे में। मान लीजिए यह नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध या आप कह सकते हैं उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वे देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये सभी रेखाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, इनकी लंबाइयां समान होती है और इनके अपने अपने क्या है? नामांकन है। कैसे नामांकन है? जो मुख्य याम्योत्तर रेखा है या जो मुख्य या प्रमुख देशांतर रेखा है इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा से दर्शाते हैं। ठीक इसके पूर्व में जो रेखाएं हैं इन्हें क्रमशः 1 डिग्री देशांतर रेखा या पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री देशांतर या कह सकते हैं 2 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिम वाली रेखाओं को पश्चिमी देशांतर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जब हम इनके समय की बात करते हैं तो जो ग्रीनविच लाइन है जिसे हम 0 डिग्री या प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं, इस ग्रीनविच लाइन के पूर्व वाली रेखाओं को प्लस समय करके देखते हैं और पश्चिम वाली को माइनस समय करके देखा जाता है। ठीक, अब यदि हम इनकी देशांतरों की अवस्थिति की बात करें तो इसके बारे में हमने ठीक से पढ़ा था क्या कि पृथ्वी क्योंकि 360 डिग्री रोटेट करती है और 360 डिग्री रोटेट करने के साथ साथ यह ध्यान रखना है कि जो देशांतर हैं ये भी 360 हैं। कितने हैं? 360 डिग्री देशांतर हैं। ठीक, पृथ्वी को एक देशांतर को क्रॉस करने में यानी 1 से 2 देशांतर पूर्व जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को 15 डिग्री देशांतर क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 60 मिनट का यानी 1 घंटे का। जब पृथ्वी में हम देशांतर की पूर्व दिशा की ओर समय की गणना करते हैं तो जो ग्रीनविच लाइन में समय है उसका 1 घंटा प्लस हो जाएगा। कब? जब 15 डिग्री मूवमेंट की बात होगी, ध्यान रखिएगा। यानी इस तरफ समय की गणना प्लस में की जाती है और इस तरफ यानी पश्चिमी दिशा में समय की गणना माइनस में की जाती है। तो पूर्व पश्चिम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी देशांतर प्रमुख याम्योत्तर देशांतर के पूर्व में समय की गणना प्लस में होगी और प्रमुख याम्योत्तर के पश्चिम में गणना कैसी होगी? माइनस में होगी। 15 डिग्री हमने देखा पृथ्वी को मूवमेंट में कितना समय लगता है? 1 घंटे। और ग्रीनविच में समय क्या है? हमारे प्रश्न के मुताबिक 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक, ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम में हमें देखना है, वो 25 डिग्री पश्चिम में। तो देखिए अगर हम पश्चिम की ओर आ रहे हैं यानी अब ग्रीनविच से समय कम होगा क्योंकि हमें समय माइनस करना है। ठीक, कितना? 25 डिग्री है। 15 डिग्री में कितना समय लग रहा है? पृथ्वी को मूव एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने में 15 डिग्री मूवमेंट में 1 घंटे लगता है ना? कितना लगता है? 15 डिग्री में 1 घंटा। 25 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा ये हमें देखना है। तो यदि 15 डिग्री में 60 मिनट लग रहा है तो शेष कितना बच रहा है? 10 डिग्री। 10 डिग्री में कितना टाइम लगेगा? तो हम सभी जानते हैं 1 डिग्री में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट, है ना? तो 10 डिग्री में कितना लगेगा? 4 × 10 = 40 मिनट। कितना? 40 मिनट। अब यह 40 मिनट आपको माइनस करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यदि यह 40 मिनट आप माइनस करते हैं 12 से, पहले आप 1 घंटा माइनस करिए इसका 15 डिग्री का, आपके पास कितना समय हो गया? 11 पूर्वाह्न। अब 11 पूर्वाह्न में भी आपको 40 मिनट माइनस करने हैं तो आपके पास कितना समय बचेगा? 10:20 पूर्वाह्न, है ना? 10:20 पूर्वाह्न। तो समय क्या होगा?
25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा, उस समय होगा ऑप्शन डी 10 डिग्री, या आप कह सकते हैं 10:20 पूर्वाह्न। ठीक, इसे आप बहुत सिंपल आधार पर भी देख सकते हैं, यानी अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो भी आप इसे बहुत साधारण सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि हम ये बात सभी जानते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक, अब आपको कितना मूव करवाना है, 25 डिग्री। ठीक है, तो 25 डिग्री को मूव करने में कितना समय लगेगा, बहुत सीधा सिंपल आप ले सकते हैं इसे 25 इंटू 4, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप 25 इंटू 4 में देखिए कितना समय हुआ, 100 मिनट। जब हम 100 मिनट देखते हैं यानी 60 मिनट प्लस कितना मिनट हो गया, 40 मिनट। 60 मिनट को हमने 1 घंटा कर दिया, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। ठीक, 1 घंटा 40 मिनट आपको माइनस करना है किससे, 12 बजे से। क्यों, क्योंकि मूवमेंट पश्चिम की तरफ है। तो आप 12 बजे पूर्वाह्न से 1 घंटे 40 मिनट को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 10:20 पूर्वाह्न। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में सही है। ध्यान रखिएगा, ताप कटिबंध की जब भी बात आती है, यानी हमने जिन कटिबंधों के बारे में चर्चा की है, किसके आधार पर होती है वह गणना, अक्षांशों के आधार पर होती है। हमने इसे डिटेल से समझने की कोशिश भी की थी। कैसे, हमने कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था। मान लीजिए पृथ्वी है और यह क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। क्यों, अब क्यों हम ये इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी में क्षैतिज, ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, जिसे विषुवत रेखा के रूप में भी जाना जाता है, जिसे विषुवत रेखा या विषुवत ध्रुव या विषुवत वृत्त के रूप में भी जाना जाता है। विषुवत वृत्त इसमें ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इस विषुवत वृत्त के या विषुवत रेखा के ऊपर वाली जो रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यह रेखा कौन सी है, यह रेखा है कर्क रेखा। और इसके साउथ में जो 23.5 डिग्री साउथ में है, यह क्या है, यह है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का समय क्या कहलाता है, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कटिबंध को कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ भी होता है, 66.5 डिग्री साउथ भी होता है। हमने इसे ठीक से पढ़ा है, आपको याद आ गया होगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल जो कि 90 डिग्री पर होगा, है ना। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त, है ना। और 66.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और यह क्या है, उत्तरी ध्रुव, और यह है दक्षिणी ध्रुव। अब आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है कि आपके सामने आपको मिलान करना है कि निम्नलिखित में से मिलान कौन सा सही है। ठीक है, आपको ABC ऑप्शन के सामने 1, 2, 3 करके कथन दिए हुए हैं। ऑप्शन में उष्ण कटिबंध, जिसके सामने लिखा है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। फिर लिखा है शीतोष्ण कटिबंध, उसके सामने लिखा है कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र। तीसरा है शीत कटिबंध, इसमें लिखा है उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र। जो पृथ्वी की हमने अभी यहाँ पर एक डायग्राम पृथ्वी का हमने बनाया है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के जो बीच का समय है, इसे जो ताप कटिबंध है उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर कहीं ना कहीं सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कम से कम एक बार। ठीक है, और सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती रहती हैं, यानी यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, उष्णता अधिक होती है, इस वजह से इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ का जो बीच का ये कटिबंध है, और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ का जो यह कटिबंध है, यदि हम इन कटिबंधों की बात करें तो यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वह बहुत कम पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध होता है।
यानी थोड़ी सी ठंडी उत्तरी ध्रुव वाली भी मौजूद होती है और उष्णता सूर्य की किरणों की मौजूद होती है। तो शीत प्लस उष्ण मिलकर यहाँ शीतोष्ण बनाता है और ठीक यही स्थिति होती है कहाँ? साउथ पोल में। शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी ध्रुव का यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर से लेकर उत्तरी ध्रुव के बीच का यह कटिबंध शीत कटिबंध कहलाता है और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री यानी दक्षिण ध्रुव के बीच का कटिबंध शीत कटिबंध कहलाता है, शीत कटिबंध। ठीक, अगर हम प्रश्न के मुताबिक देखें, जो कि हमारे कूट में क्या है, ए बी सी 3 ऑप्शन है, जिसमें क्रमशः ए बी सी डी 3 ऑप्शन के मुताबिक देखो क्या दिया हुआ है। ए में 3 1 2, बी ऑप्शन है 2 3 1, सी ऑप्शन है 1 3 2, डी ऑप्शन है 1 2 3। आइए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे समझेंगे। इसे हम इस तरीके से समझेंगे जैसे उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध में हमने क्या देखा, वह क्षेत्र जहां उष्णता अधिक है, गर्मी अधिक, तो यह कहां पर है, यह हमने देखा 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में क्या है, उष्ण कटिबंध, यानी पहला हमारा सुमेलन सही है। ठीक, शीतोष्ण कटिबंध को यदि हम देखें तो शीतोष्ण कटिबंध कहां पर है, उत्तरी ध्रुव वृत्त से कर्क रेखा के बीच और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से मकर रेखा के बीच, या आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यह भी बिल्कुल सही है, हमने देखा कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। और शीत कटिबंध की बात करें तो उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के मध्य का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहला गया, शीत कटिबंध, यानी तीनों सुमेलन यहां सही हो गए। तीनों सुमेलन सही है। इस तरीके से यदि हम देखें कि ए बी सी के सामने क्या है, ए 1 2 3, देखिए 1 2 3 ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन डी 1 2 3, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर याम्योत्तर पहचानिए। अब देखिए क्या क्या है, एक है इस रेखा का मान 0 डिग्री है, दूसरा है यह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, तीसरा है यह ग्रीनविच के मध्य से जाती है। सही विकल्प आपको चुनना है और ऑप्शन में है ए बी सी डी 4 ऑप्शन। कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर, बी ऑप्शन है कर्क रेखा, सी ऑप्शन है भूमध्य रेखा और डी ऑप्शन है प्रमुख याम्योत्तर। देखिए अभी हमने पृथ्वी के इन्हीं सभी डिग्रियों के बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का प्रमुख याम्योत्तर हमने देखा था। नाम क्या है, प्रमुख याम्योत्तर। प्रमुख याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर। देख लेते हैं, इस रेखा का मान 0 डिग्री देशांतर है। यह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को की ओर जाती है, बिल्कुल नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। यह ग्रीनविच के मध्य से जाती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रमुख याम्योत्तर रेखा को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं और इसी आधार पर पूर्व और पश्चिम दिशा में या किसी भी स्थान पर पृथ्वी के समय की गणना की जाती है। तो जो भी ग्रीनविच में समय होता है, ग्रीनविच लाइन का समय होता है, उसी समय के आधार पर फिर इससे तुलनात्मक गति के आधार पर आगे या आप कह सकते हैं पश्चिम या पूर्व में समय की गणना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तीनों ही बातें किसके बारे में सही है, प्रमुख याम्योत्तर के बारे में सही है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। हम इस ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर को उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली प्रमुख रेखा को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सही है। ध्यान रखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए सूची 1 और सूची 2 दी हुई है आपके सामने, ए बी सी डी 4 ऑप्शन देखते हैं। भारतीय याम्योत्तर के लिए लिखा है 0 डिग्री, ग्रीनविच याम्योत्तर के लिए लिखा है 66.5 दक्षिण, दक्षिण ध्रुव वृत्त है 23.5 उत्तर दक्षिण, कर्क रेखा है 82.5 पूर्व। अब ये इस प्रश्न का जवाब आपको इस कूट के आधार पर देना है, जिसमें कूट में आपको सही कूट का मिलान करना है, यानी यहाँ आपको मिलान करना है अक्षांश और देशांतरों का। ठीक है, देखते हैं कैसे है। सूची 1 में लिखा है सबसे पहले भारतीय याम्योत्तर। हम सभी जानते हैं भारतीय याम्योत्तर के हिसाब से भारत कहां पर है, 82.5 डिग्री पूर्व में। ठीक है, तो भारतीय याम्योत्तर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व। ग्रीनविच याम्योत्तर क्या है, हमने अभी पढ़ा था, ग्रीनविच याम्योत्तर यानी 0 डिग्री।
ठीक है, ये देशांतर है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करें तो अब भी हमने दक्षिणी ध्रुव देखा था, कहां पर, हमारे पहले वाले प्रश्न में, इसे भी देख लेते हैं। देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री साउथ की बात की जा रही है ना। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण की बात की जा रही है। और कर्क रेखा भी हमने देखा था, कहां पर, यह कर्क रेखा कहां पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। तो कर्क रेखा भी देखिए कहां पर है, 23.5 डिग्री उत्तर। अब इस पूरे मिलान में देखिए ऑप्शन क्या सही है। एक का ऑप्शन है नंबर 4, बी का ऑप्शन है नंबर 1, सी का ऑप्शन है नंबर 2 और डी का ऑप्शन है नंबर 3। यानी 4, 1, 2, 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये देखते हैं 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का सही जवाब है। और इसके बारे में हमने ठीक से पढ़ा भी है, इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। इन सभी को हमने डिटेल से समझने की कोशिश की है। पृथ्वी की गति हो, पृथ्वी का अपने अक्ष से झुकाव हो, पृथ्वी का समतल झुकाव हो, पृथ्वी की जो कक्षीय गति है उसमें हमने कौन कौन सी चीजें शामिल है, इसे हमने डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है। हमने पृथ्वी को अक्षांश के आधार पर, इनके वर्गीकरण के आधार पर भी देखा है और देशांतर के वर्गीकरण के आधार पर भी देखा है। हमने पृथ्वी में प्रमुख ताप कटिबंधों को भी डिटेल से अध्ययन किया है। साथ में पृथ्वी की गति के आधार पर, चाहे परिक्रमण गति हो, परिभ्रमण गति हो, इनके आधार पर भी पृथ्वी किन किन गतियों से होकर गुजरती है, सूर्य के प्रकाश के पड़ने के बाद कौन सी गति या कौन सा तरीका यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना है, इसे हमने डिटेल से समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं कुछ खास प्रश्नों को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।